हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो रही है, तो चैप्टर 1 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या है? जो भी वस्तुएं आपके आसपास दिख रही हैं आपको, जिनमें द्रव्यमान है और जो आयतन को घेर रही हैं, यानी कि इस पूरे स्पेस में, जिसको आप क्या कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात की जाए, उसमें कोई ना कोई स्थान जो कवर कर रहे हैं, वो सारी वस्तुएं, और जो क्या करती हैं, हैविंग मास, यानी कि जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सारी वस्तुएं किस कैटेगरी में आएंगी? पदार्थ की कैटेगरी में आएंगी। उसी पदार्थ की बात हो रही है। वो पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है? कणों से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि अगर मैं किसी भी पदार्थ की बात करूं, सपोज मैं इस पेन की बात कर रही हूं, तो ये पेन भी आपका एक पदार्थ है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, उन कणों के मध्य में क्या होता है? स्पेस होता है, यानी स्थान होता है। और ये कण, यानी कि इस पदार्थ में अगर बहुत सारे कण हैं, तो वो कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? एक बल से आकर्षित करते हैं, यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर काम करता है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है। अगर वो स्पेस बहुत ज्यादा है तो वहां पर अट्रैक्शन का फोर्स वीक होगा, यानी आकर्षण का बल कैसा होगा? कमजोर होगा। और अगर वहीं पर वो पार्टिकल बहुत ज्यादा पास में है, यानी कि स्पेस कम हो गया है, तो आप क्या कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, या आकर्षण बल जो होगा वो प्रबल हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें देखी थी। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पदार्थ जो हमारे आसपास हैं उनकी बात हो रही थी, और स्टेट ऑफ मैटर की बात हुई थी। तो डिपेंड करता है किस पर? वही जो हम इंटर पार्टिकल स्पेस की बात कर रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स के बीच में स्थान कैसा हो सकता है? अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जब स्थान बदलेगा तो उस स्थान के साथ साथ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा? वैरी करेगा। ओके, यानी कि वो भी बदलेगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बदल रही है और साथ ही साथ पार्टिकल के बीच में स्पेस बदल रहा है, तो उसके साथ साथ मैटर की जो स्टेट होगी, यानी पदार्थ की जो अवस्था होगी, वो भी बदल जाएगी। ओके, तो किस तरीके से हमने बोला था? यहाँ पर हमने बात की थी कि सपोज कोई आपका पदार्थ है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये आपका पदार्थ है, सपोज इसमें पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और ये पार्टिकल के बीच में स्पेस आपको बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, जब स्पेस कम है तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो एक पार्टिकल है इस मैटर का, और ये दूसरा पार्टिकल है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा बांधे हुए। ठीक है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल है, इस वजह से क्या हो रही है? दृढ़ता आ रही है। इसमें रिजिडिटी की बात करते हैं आप, या फिर इसके आयतन की बात करेंगे कि इसका आयतन या आकार कैसा हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। और इस आधार पर आप क्या बोलते हैं कि मैटर की ये स्टेट कौन सी होती है? ठोस वाली होती है, यानी कि सॉलिड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड हो गया। फिर आपने कहा एक दूसरे प्रकार का पदार्थ की अवस्था है, जहां पर आपके जो पार्टिकल्स हैं उनके मध्य में जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ गया है इसके कंपैरिजन में। यहाँ आपको स्थान बहुत कम दिख रहा था, यहाँ आपके कणों के मध्य स्थान ज्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसकी तुलना में। समझ रहे हैं? यानी अब ये थोड़ा लूजली बॉन्डेड है, या आप क्या कहेंगे? कणों के मध्य में आकर्षण बल कैसा हो गया है? थोड़ा कमजोर हो गया है। अब इसका क्या होगा? आकार तो अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। और इस स्थिति को और पदार्थ की इस अवस्था को आप क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, यानी कि ये द्रव अवस्था है। तो ये ठोस अवस्था थी, जिसे आप क्या कह रहे हैं? सॉलिड भी कह रहे हैं। और साथ ही ये कौन सी अवस्था है? ये द्रव अवस्था है, यानी कि लिक्विड स्टेट। ओके, और यहीं पर एक और स्टेट आती है जहां पर आप बात करते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, और इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो गया है? बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि दो पार्टिकल के बीच में जो स्थान था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या
आप क्या कहेंगे, दो पार्टिकल या सभी जितने भी कण हैं उनके मध्य में जो स्थान था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आकर्षण बल दुर्बल प्रकार के हो जाएंगे। और इस स्थिति में जो आपका पदार्थ होगा उसका आकार और आयतन यानी कि उसका जो शेप है और साथ ही साथ जो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो कैसा हो जाएगा, आपका अनिश्चित प्रकार का हो जाएगा। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं या गैसीय अवस्था आप इसे कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं देखी थी, यानी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। जहां पर हमने बोला कि ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिस प्रकार से ये पेन है इसका एक आकार है और एक ये पर्टिकुलर स्पेस को क्या करती है, कवर करती है। अगर मैं इसको कहीं पर भी रखूं तो इसका द्रव्यमान भी फिक्स रहेगा, आकार इसका यही रहेगा जो आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ जितना आयतन ये इस रूम पे कवर कर रही है उतना इसको मैं कहीं पर भी रखूंगी उतना ही आयतन ग्रहण करेगी। तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में आपने जैसे पानी को देखा है, ठीक है, जल का पानी वाला रूप जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो आपने पानी को ग्लास में रख दिया तो उसने ग्लास का आकार ले लिया, बॉटल में रख दिया तो बॉटल का आकार ले लिया, बीकर में रख दिया बीकर का शेप ले लेगा, आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया उसका शेप ले लेगा, कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया उसका ले लेगा। ठीक है, किसी में भी डाल रहे हो, जिस कंटेनर में डाल रहे हो उसी का वो आकार ग्रहण कर रहा है। और बात करेंगे आयतन की, तो अगर उसका आयतन अगर 1 लीटर है तो उसको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का 1 लीटर आयतन ही ग्रहण करेगा। ठीक है, अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल में वाटर है तो आप उस 1 लीटर को अगर 500 लीटर के टैंक में भी डालोगे उस पानी को तो वो उस पूरे टैंक का सिर्फ 1 लीटर आयतन ग्रहण करेगा। यानी आप देखते हैं कि वो बहुत नीचे कहीं आपको पानी का लेवल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकार क्या हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है। कंटेनर बदलने से उसका आकार भी बदल रहा है लेकिन आयतन कैसा हो रहा है, निश्चित हो रहा है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, द्रव वाली अवस्था हो गई। अब गैसेस स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि गैसीय अवस्था में पदार्थ की आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। यानी अगर आप उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका पूरा आयतन ग्रहण करता है तो आयतन अनिश्चित हो गया, और आकार भी आप क्या कहते हैं कि वो भी वेरी करता है और डिपेंड करता है उसके कंटेनर पे, क्योंकि वो पूरा आयतन ग्रहण करेगा तो जिस कंटेनर में डाले जाएंगे उसी का आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। स्टेट ऑफ मैटर, जहां पर हमने जल की 3 अवस्थाओं की बात की थी। जल आपको ऐसा पदार्थ मिलता है जो आपको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। ग्लेशियर में ये बर्फ के रूप में है, नदियों में ये पानी के रूप में है, और भाप के रूप में ये बादलों में आपको दिख रहा है, या बादलों में ये बादल जब बनता है तो कब बनता है, जब इवेपोरेशन होता है यानी पानी भाप बन के उड़ता है तभी बादल का निर्माण होता है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, इसके अलावा लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया था, गैसीय अवस्था की बात हम लोगों ने की थी। यहाँ पर हमने डिफरेंसेस देखे थे, एक बार आप जल्दी से डिफरेंसेस नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। इसके अलावा कणों के लक्षणों के बारे में बात की थी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो है किसके, पदार्थ के, उनके बीच में क्या है, स्थान है, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान जिसे आप बोल रहे हैं, वो रिक्त स्थान वहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, और उदाहरण क्या दिया गया है कि जिस प्रकार चीनी को पानी में घोलने पर पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो कण पानी के कणों के बीच में उस अंतर कण स्थान में चले जाते हैं, वहां पर घुल करके वो मिक्स हो गए हैं, इसी वजह से क्या नहीं हो रहा है, वहां पर लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, पदार्थ के कण हमेशा गति में होते हैं। ये आपने गैस के केस में देखा है कि उनमें रैंडम मोशन होता है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। कभी आप क्या करते हो कि जैसे परफ्यूम डाल रहे हैं तो बहुत दूर तक उसकी स्मेल जा रही है, क्यों, क्योंकि हवा के जो कण हैं वो लगातार गति में है, मोशन में है, इस वजह से। ठीक है, और थर्ड था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, यानी आकर्षण का बल वहां पर कणों के बीच में पाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा विस्तरण की बात की थी, और यहाँ पे हमने
इंक और वाटर का एग्जाम्पल लिया था कि पानी है और पानी में आपने कुछ ड्रॉप इंक की डाली और आप क्या देखते हैं, इंक धीरे धीरे पानी में क्या होने लगती है, फैलने लगती है। तो जिसको हम सामान्य भाषा में फैलना कह रहे हैं वही क्या है, विसरण है। यानी कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं या विसरित हो रहे हैं। इसी घटना को क्या कहा जा रहा है, विसरण कहा जा रहा है। यानी जब पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो इस घटना को विसरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्याही का पानी में फैलना। ओके, तो ये विसरण की ही घटना पर क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा हमने कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो हाँ बदल सकता है। क्यों, आपने देखा है बर्फ को पिघलते हुए, यानी कि ठोस अवस्था से जल को आपने द्रव अवस्था में आते हुए देखा है। साथ ही आपने क्या देखा है कि एक तालाब में बहुत पानी था और अचानक से वो सूख गया। तो ये सूखने की जो घटना हुई वो कैसे हुई कि जो पानी के रूप में द्रव अवस्था में जल था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और क्या हुआ, पानी धीरे धीरे भाप बन करके उड़ गया। तो पानी यानी कि द्रव अवस्था जल की और वहाँ से भाप का बनना यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है और ये डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। ठीक है, तो दो चीज़ों का इफेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात की थी तो टेम्परेचर बढ़ाने से पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव से फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, साथ ही क्या होता है, जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो गैस से आपका द्रव में आता है और द्रव से फिर कहाँ आ जाता है, ठोस में आ जाता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर कम करना यानी जैसे पानी है उसका तापमान कम करोगे। तापमान कम कैसे करोगे, अभी जैसे कि आपने फ्रीजर के अंदर डाल दिया तो फ्रीजर के अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, तो वहां पर आपने पानी को रख दिया तो वो बर्फ बन जाता है। तो आपका द्रव अवस्था से सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में क्या हो गया है, पदार्थ का परिवर्तन हो गया है, अवस्था परिवर्तन हो गया है। साथ ही आप क्या बोल रहे हो, आपने भाप बन रही थी पानी में और आपने क्या किया, अचानक कोई ठंडी प्लेट उसके ऊपर रख दी या ढक्कन रख दिया भाप के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो ठंडी प्लेट के संपर्क में आने से क्योंकि तापमान कम हो गया है तो वो जो भाप बन के गैसीय अवस्था में पानी चला गया था वो अचानक से द्रव अवस्था में वापस आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, और टेम्परेचर बढ़ने पर अब आपने फ्रीजर से जो बर्फ बन चुका है उसको बाहर निकाल लिया है, तो बाहर का तापमान चूंकि ज्यादा है तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, ठोस से वापस द्रव अवस्था में जल चला जाएगा। यानी कि जो आपका बर्फ है वो बर्फ पानी में बदल जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपने क्या किया कि पानी को अभी बॉईल करने रख दिया है, बहुत ज्यादा तापमान उसको दिया है, वो उबलने लगेगा और एक समय बाद उबलते उबलते वो क्या करेगा, फिर से भाप बनने लगेगा। यानी कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में वो चला गया है। ठीक है, और किसका इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रेशर क्या कहता है, प्रेशर कहता है कि अगर प्रेशर को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। ठीक है, अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो गैस से द्रव आपको मिलेगा और द्रव पे अगर दबाव बढ़ाएंगे तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। द्रव में अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, यानी कि आप क्या करोगे, दबाव बना रहे हो। दबाव बनाएंगे तो पार्टिकल्स पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, कणों पे दबाव बनेगा और ये कण पास पास चले जाएंगे। जब कण पास पास चले जाएंगे तो वो सॉलिड की भांति अपनी संरचना बना लेंगे, ठोस की भांति। यही किस में हो रहा है, गैस में हो रहा है। गैस को अगर आप क्या करोगे, प्रेशराइज करेंगे तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से क्या मतलब है कि वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। इसीलिए जब आप एलपीजी सिलेंडर को अभी कभी हिलाकर देखेंगे तो आपको क्या लगता है, उसके अंदर कोई लिक्विड है। ठीक है, तो जब गैस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके रखा हुआ है तो वो आपको किस प्रकार से दिखता है, वो आपको लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। क्यों, तो आपने क्या कहा कि प्रेशर इंक्रीज करने से गैस से हम द्रव में जा रहे हैं और द्रव से फिर ठोस में जा रहे हैं। वहीं अगर प्रेशर रिलीज करेंगे, हटाएंगे, तो आप क्या देखते हैं, अभी आपने इन पे प्रेशर लगा करके पार्टिकल्स को पास पास ले, प्रेशर हटाओगे तो पार्टिकल अपनी पुनः पुरानी वाली स्टेज में चले जाएंगे, यानी कि दूर दूर चले जाएंगे। अभी दूर चले गए हैं तो वापस आप क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में उनको जाते हुए देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान के प्रभाव की बात की। तापमान बढ़ने पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा था
कि वह पॉइंट जिस पर कोई भी ठोस पिघलता है, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस क्या हो रहा है, पिघल रहा है यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो वो तापमान क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। और ये हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा बात की थी फ्यूजन की। संलयन क्या होता है, तो जब हल्के कण आपस में जुड़ेंगे और एक भारी कण बनाएंगे तो उसको संलयन कहा जाता है। फ्यूजन जिसे आप कह रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी वहां पर बनेगी, ठीक है ना। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड जो है, द्रव जो है, वो क्या कर रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर कि वेपर प्रेशर लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हैं, उस स्टेज पर वो तापमान क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसी भी पदार्थ के लिए। ओके, गुप्त ऊष्मा की बात की थी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। यानी ऊर्ध्वपातन क्या है, हमने कितनी अवस्थाओं की बात की, हमने बचे 3 अवस्थाओं की बात की। एक आएगी ठोस, दूसरी आएगी द्रव और तीसरी क्या आएगी, गैस वाली अवस्था आएगी, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में हमारे पास बर्फ है, हमने बर्फ को उबालने के लिए रख दिया। उबालने के लिए रखने का मतलब क्या है, उसको हम तापमान बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले बर्फ क्या होगी, सबसे पहले तो बर्फ पिघलेगी और पिघल करके पानी में बदलेगी यानी द्रव अवस्था में जाएगी, ठीक है। द्रव अवस्था में धीरे धीरे जब उसका तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ साथ उबलना शुरू करेगी और फिर वो गैसियस स्टेट में जाएगी यानी भाप बनेगी। यही होता है, ठीक है ना, यही आपको देखने को मिलता है। लेकिन सब्लिमेशन कहता है कि यहाँ पर ये वाली जो स्टेट है ये स्किप हो जाती है, यानी कि ठोस को टेम्परेचर दिया जाता है और वो द्रव में ना बदल करके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो इसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, कपूर जिसे आप कहते हो, जब आप उसको कहीं पर रखते हो तो वो क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ ठोस से सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है। आपको बिना कोई अवक्षेप दिखे, कोई भी अवक्षेप वहां पर नहीं दिख रहा है, ना ही लिक्विड दिख रहा है, तो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या है, सब्लिमेशन है यानी कि ऊर्ध्वपातन। तो क्या कह रहे हैं, ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में पदार्थ का बदलना, यही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। मध्यवर्ती द्रव अवस्था से क्या समझते हैं, यानी बीच में जो लिक्विड वाली स्टेट आ रही है, उस लिक्विड स्टेट में पदार्थ नहीं जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, सीधा ठोस, और ठोस से पदार्थ किसमें गया, ठोस से सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ किसमें, गैसियस स्टेट में। ओके, यही क्या है, यही आपका ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि दबाव जो बात कर रहे हैं, प्रेशर की जो बात कर रहे हैं आप, वो प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको, ठीक है। मैंने आपको सिंपली क्या बोला, कुछ नहीं करना है, चाय डेली बनती है घर में, आपने क्या करना है, एक लिया बर्तन, उसमें पानी रख दिया, नीचे से आपने क्या कर दी, गैस ऑन कर दी, बर्नर जला दिया, ठीक है। आप क्या देखते हैं कि पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और पानी क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट करेगा। जब पानी बॉईल होना शुरू करेगा तो आपको क्या दिखेंगी, आपको यहाँ पर स्टीम निकलते हुए दिखेगी या वेपर्स बनते हुए दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाप बनना शुरू हो गया है। अब आप क्या करते हैं, आप लगा देते हैं इसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं, यानी ढक्कन आप इसके ऊपर रख देंगे, और आप क्या देखते हैं कि ढक्कन की नीचे वाली सरफेस है, यानी कि जो स्टीम के कांटेक्ट में आ रही है, वेपर के कांटेक्ट में आ रही है, यानी कि भाप के संपर्क में आ रही है, उस
उस पर क्या होता है, वो वाली सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। वो पानी की छोटी बूंदें उस ढक्कन पर कैसे आई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपने ढक्कन रखा बर्तन के ऊपर, तो उस ढक्कन ने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया, समझ रहे हैं, दबाव लगाया। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ यानी दबाव बढ़ा, तो दबाव बढ़ते ही वो जो पदार्थ था, पदार्थ क्या है, यहाँ पर जल है, तो वो जल क्या कर रहा है, अपनी अवस्था में तुरंत से परिवर्तन ला रहा है। और क्या हो रहा है, जो स्टीम बन गई थी यानी कि जो गैसीय अवस्था में आपका जल चला गया था, वो अचानक से अब क्या हो रहा है, पानी के रूप में द्रव अवस्था में वापस आ गया। यानी कि दबाव बढ़ने से क्या होता है, गैस से द्रव अवस्था में आपका पदार्थ आता है और द्रव से फिर क्या होगा, ठोस अवस्था में आएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल पास पास आने की कोशिश करेंगे। जब पार्टिकल पास पास आएंगे, कण पास पास आ रहे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ने लगेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उस तरह से आपका क्या होगा, जो पदार्थ की अवस्था है वो भी वेरी करेगी, यानी कि चेंज होगी। तो आपका दबाव बढ़ाने से गैस से द्रव में और द्रव से ठोस अवस्था में पदार्थ जाएगा, और वहीं पर जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिस प्रकार आप एलपीजी का जब आप क्या करते हो, आप बटन होता है उसमें स्विच होता है, तो उसको ऑन करते हो रेगुलेटर का, तो आप क्या देखते हैं, अंदर तो आपको लिक्विड जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपको क्या लगता है, गैस बाहर निकल रही है। यानी आपने क्या किया, प्रेशर को रिलीज किया, यानी प्रेशर वहां से हटाया, तो जैसे ही लिक्विड से आपने प्रेशर हटाया वो एकदम से गैस में चेंज हो गई। सेम आप किस में देखते हो, परफ्यूम में। परफ्यूम की बोतल के अंदर आपको क्या लगता है कि ये लिक्विड है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर की तरफ रिलीज करेंगे यानी कि प्रेशर हटाएंगे उससे, तो वो वापस गैसीय अवस्था में चला जाता है। यानी प्रेशर कम करने से क्या हो रहा है, ठोस द्रव में बदल रहा है और द्रव क्या कर रहा है, गैसीय अवस्था में बदल रहा है। ओके, तो यहाँ पर उसी के प्रभाव की बात की गई है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, दबाव डालने से पदार्थ के कणों के बीच का अंतरकणीय स्थान, जिसको आप क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान भी कहते हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार दबाव डालकर और तापमान कम करके हम एक ठोस को तरल और एक तरल को गैस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। By applying pressure, the interparticle space between particles of matter decreases. Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and a liquid to gas. Okay, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है। तो ठोस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दाब में कमी आ रही है, यानी कि प्रेशर कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ठोस परिवर्तित हो रहा है द्रव में। द्रव में दबाव कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, तो वो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। वहीं गैस में क्या कर रहे हैं, दबाव को वृद्धि कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में बदल रहा है, और साथ ही यहाँ पर दाब को फिर से बढ़ा रहे हैं, तो द्रव ठोस में बदल रहा है। साथ में ऊष्मा में वृद्धि और ऊष्मा में कमी, यानी कि तापमान, ऊष्मा यानी टेम्परेचर, ठीक है ना, ऊष्मा का बढ़ना यानी तापमान का बढ़ना, ऊष्मा का कम होना यानी तापमान का कम होना, तो दोनों एक साथ यहाँ पर समझाए गए हैं। इसको बना लेंगे, साथ में इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपको ऊष्मा में वृद्धि और दाब में वृद्धि और साथ में कमी भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था बदल रही है, ठीक है। तो जो आपने चाय बनाई थी कुछ देर पहले, उसी चाय की बात करते हैं कि उस चाय में क्या हो रहा था, वहां पर आपका जो पानी है वो भाप में बदल रहा था। सेम यही किसमें होता है, वाष्पीकरण की घटना में भी होता है। मैंने क्या कहा था कि आपने तालाब को, नदी को सूखते हुए देखा होगा, तो सूखने का मतलब क्या है कि वहां पर जो जल था, जो पानी के रूप में द्रव अवस्था में था, वो कहाँ चला गया है, अभी वो भाप बन के उड़ चुका है। तो वो जो घटना हुई, ठीक है, जल का वाष्प बन करके उड़ना, वो वाष्पीकरण की घटना कहलाती है। और ये किसके कारण हुआ, ये तापमान के बढ़ने के कारण हुआ, ठीक है। तो क्या दिखाई देता है, यहाँ पानी था, उस पानी में बहुत ज्यादा क्या पड़ी, सूर्य का प्रकाश पड़ा, यानी तापमान वहां पर बहुत ज्यादा था। और फिर क्या हुआ, तापमान बढ़ने से आपका ये पानी जो द्रव अवस्था में था, ठीक है, ये द्रव अवस्था में होता है नदी में पानी, ठीक है, ये किसके रूप में, भाप बन करके यहाँ
गैसीय अवस्था में उड़ चुका है, ऊपर क्या होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और संघनन के बाद किसका निर्माण होता है, क्लाउड्स का, यानी बादलों का निर्माण होता है, और बादलों में क्या होता है, पानी वहां पर रुका हुआ रहता है। तो ये पूरी घटना किस पर काम कर रही है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की घटना ये कहलाती है। वाष्पीकरण आपको डेली अपने घरों में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। वह घटना जिसके द्वारा तरल यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं, द्रव अवस्था में अणु अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर गैसीय चरण में यानी कि जो गैसियस स्टेट है उसमें एक सहज संक्रमण से गुजरते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, या वाष्पीकरण उसे कहा जाता है। द फेनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगो a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, तो boiling point से कम तापमान, ठीक है, अगर मैं कह रही हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान किसका है, बॉइलिंग पॉइंट है जल का, तो इस 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर, ठीक है, यानी कि वो 90 हो सकता है, 99 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री से कम के तापमान पर जब क्या हो रहा है, जो जल पानी के रूप में द्रव अवस्था में था वो भाप बन करके उड़ रहा है, यानी वेपराइज हो रहा है, इस घटना को क्या कहा जा रहा है, इवेपोरेशन कहा जा रहा है। और ये घटना जब मैं कह रही हूँ कि आपको डेली अपने आसपास देखने को मिलती है, तो इसको एग्जाम्पल भी हम अभी देखेंगे। पहले आप इसको पूरा नोट करेंगे, इसी तरह का आप एक डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको इवेपोरेशन समझ में आए, ठीक है, फिर आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, यानी वाष्पीकरण किन चीजों की वजह से बढ़ सकता है और कम हो सकता है। सबसे पहले बात की है टेम्परेचर की, यानी तापमान की, तो तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा, ठीक है। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण भी बढ़ता है, ठीक है। यानी जब घर में कपड़े सूख रहे होते हैं ना, तो वो कपड़े का सूखना क्या है, वाष्पीकरण की घटना हो रही है। कपड़ों के अंदर जो पानी द्रव अवस्था में था वो क्या हो रहा है, उस पर तापमान पड़ा, टेम्परेचर वहां पर बढ़ा, तो वो पानी भाप बन करके उड़ गया कपड़ों से, तो फिर क्या हो रहा है, वहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर का किस प्रकार से अफेक्ट पड़ रहा है, जैसे आप कहते हो कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, तो तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी हो रहा है। सरफेस एरिया, ठीक है, कुछ कपड़ों को आप फैला करके रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो क्या हो रहा है, वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ेगी तो उससे इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है, यानी जब नमी वाला एनवायरमेंट रहता है उस टाइम पर इवेपोरेशन कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। एंड विंड स्पीड यानी हवा की जो गति है उस पर भी निर्भर करता है, उसकी चाल पर भी निर्भर करता है। अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो वाष्पीकरण जल्दी, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ें। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस सेशन में जो टॉपिक हमने देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।